Atomic structure. According to the modern theory, matter is an electrical in nature. All the material are composed of very small particles called atom. The atom are the building brick of all matter. An atom consists of central nucleus of positive charge around but small negatively charged particle called electron revolve in different path or orbit. न्यूक्लियस जो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है. अब इन्होंने क्या कहा है कि जो एटम आते हैं आर द बिल्डिंग ब्रिक ऑफ ऑल मैटर्स. एटम कॉन्सिस्ट करते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज, जिसके अराउंड हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है. न्यूक्लियस फर्स्ट पार्ट, अगर हम न्यूक्लियस को डिस्कस करें, वो सेंट्रल पार्ट है किसी भी एटम का और वहां पर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जबकि उसके ऊपर चार्ज मौजूद नहीं होता, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूट्रॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज. सम ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटायर वेट ऑफ एन एटम, वो मिलके हमारे पास न्यूक्लियस का एंटायर वेट बनाते हैं, जिसको हम एटॉमिक वेट बोलते हैं. इट इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियस हैज निग्जिबल वेट एट कंपेयर टू द प्रोटॉन न्यूट्रॉन. जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में होते हैं, उनका वेट जो होता है वो निग्लिजिबल होता है. किसके निग्लिजिबल होता है, किसकी निस्बत? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की निस्बत निग्लिजिबल होता है. तो एटॉमिक वेट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जबकि दोनों का वेट मौजूद है और चार्ज हमारे पास प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता. एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, it is the outer part of an atom and contain electron only. An electron is a negatively charged particle having negligible mass. इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, उसका नेग्लिजिबल मास होता है. द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है बट ऑपोजिट दैट ऑफ प्रोटॉन. Also, the number of electron is equals to the number of proton in an atom under ordinary condition. अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के. Therefore, an atom is a neutral as a whole. The number of electron or proton in an atom is called atomic number. जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो मिलके हमारे पास एटॉमिक वेट बनाते हैं. The electron in an atom revolve around the nucleus in different orbit or path. The number and arrangement of electron in any orbit is determined by the following rule. अब उन्होंने क्या कहा है कि जो नंबर और अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में वो हम एक रूल से फाइंड करेंगे, और वो रूल क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n का स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. n जो होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट बताएगा कि हमारे पास नंबर कौन से ऑर्बिट पे है. 1 फर्स्ट ऑर्बिट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे, कौन से ऑर्बिट पे है. जबकि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट, सपोज हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट पे है, और फर्स्ट ऑर्बिट पे हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो अब 2n का स्क्वायर. अब 2 हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 into 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 8 इलेक्ट्रॉन. 3 थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3 का स्क्वायर into 2 18 इलेक्ट्रॉन. The last orbit contain have more than 8 electron. The last but one orbit cannot have more than 18 electron. Structure of an atom, we have seen that all atom are made up of proton, neutron, electron. The difference between various type of element is due to different number and arrangement of these particles within their atom. जो हमारे पास difference होता है various elements का, वो उनके number of arrangement, different number, arrangement of the particle की वजह से होता है. For example, अगर देखेंगे तो structure of copper atom is different from that of कार्बन एटम, एंड हेंस द 2 एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है कार्बन एटम का वो डिफरेंट होता है कॉपर एटम का, डिफरेंट होता है कार्बन एटम से. इसी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो भी डिफरेंट होती हैं. द एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन बी इजीली बिल्ड अप. हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? अगर हमें एटॉमिक वेट पता है, हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, तो हम उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं. Thus taking the case of copper atom, atomic weight 64,
atomic number 29, number of proton is equals to the number of neutron is equals to 29. अब हमने अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो वो 35 हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे. शो द स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर एटम. इट हैज 29 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इन डिफरेंट electron which are arranged in different orbit. The first orbit have 2 electron, the second 8 electron, the third 18 electron, and fourth orbit will have 1 electron. The atomic structure of all known element can be shown in this way. The outer orbit can have maximum of 8 electron. A rough rule one can determine the electrical behavior of material from the number of valence electron. When the number of valence electron of an atom is less than 4. अगर हमारे पास valence electron less है 4 से, half of the maximum of 8 electron, the material usually a metal and a conductor. अगर हमारे किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 से लेस होते हैं, इसका मतलब है ये जो हमारा मटेरियल होता है वो मेटल होता है एंड कंडक्टर होता है. जैसे कि हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वी हैव 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर हम सोडियम में देखें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के केस में 2 है, एल्यूमिनियम के केस में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. इट्स मीन कि ऑल आर कंडक्टर मेटल्स. अब when the number of valence electron of an atom is more than 4, कि अगर हमारे किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 से ज्यादा हैं तो मटेरियल जो होगा वो नॉन मेटल और इंसुलेटर होगा. जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, सल्फर है, नियोन है. नाइट्रोजन के केस में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. सल्फर के केस में 6 है और नियोन के केस में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो ये दीज आर ऑल नॉन मेटल्स, इंसुलेटर्स. अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज 4 है, द मटेरियल इज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी एंड यूजुअली हैव सेमी कंडक्टर. एग्जांपल ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ये जो है हमारे पास कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम के 4 हैं, ठीक है, तो वो मटेरियल्स हमारे पास क्या होंगे, सेमी कंडक्टर तो होंगे. और इसमें जो हम एग्जांपल में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स. द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट मटेरियल पॉसेस डिफरेंट एनर्जी. जो वैलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, उनकी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं. द ग्रेटर द एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेसर इट्स बॉन्ड टू द न्यूक्लियस. कि अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है उसकी बॉन्डिंग उसके न्यूक्लियस के साथ कम है. In certain substance particles, particularly metals, the valence electron possess so much energy that they are very loosely attached to the nucleus. कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के केस में जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है. इसका इट्स मीन कि वो अपने न्यूक्लियस के साथ उनकी अटैचमेंट कम होती है. द लूजली अटैच वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव एंड रैंडम विद इन द मटेरियल एंड आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन. जो लूजली अटैच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं और उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर वेरी लूजली अटैच टू द न्यूक्लियस आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन. वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बहुत ज्यादा लूजली अटैच है न्यूक्लियस के साथ, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. अगर हम देखें, ये हमारे पास रेड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताए हुए हैं, सॉरी ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताए हुए हैं ब्लैक में, नो करंट फ्लो, ठीक. और ये यहाँ पे करंट फ्लो करे. करंट मूव थ्रू मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. करंट उन मटेरियल से मूव करता है जो कंडक्ट इजीली करते हैं. द फ्री इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव और डिटैच्ड बाय अप्लाइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी. कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल जाते हैं कि अगर हम उसे बहुत ज्यादा थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड करें. एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. ऑन दिस बेसिस कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर कैन बी डिफाइंड. अ कंडक्टर इज अ सब्सटेंस विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन when potential difference is applied across a conductor. The free electron move toward the positive terminal of supply constitute electric current.
जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं वो सब्सटेंस जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें, और जब हम पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको तो इजीली वहां से करंट फ्लो करता है. द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड an insulator is a substance which has particularly no free electron at ordinary temperature. Therefore, an insulator does not conduct current under the influence of potential difference. इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे. और इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट करंट, इंसुलेटर कंडक्ट करंट नहीं करते अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. अ सेमी कंडक्टर इज अ सब्सटेंस विच हैव वेरी फ्यू electron at room temperature free electron. Under the influence of potential difference, a semiconductor particularly conduct no current. कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना उनमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रूम टेम्परेचर पे, और वहां पर करंट फ्लो नहीं करता जब तक कि हम उसको जो है रूम टेम्परेचर में, और वो करंट कंडक्ट नहीं करते जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं. वोल्टेज सोर्स, एनी डिवाइस दैट प्रोड्यूस वोल्टेज आउटपुट कॉन्टिन्यूअसली इज नॉन एज वोल्टेज सोर्स. कोई भी डिवाइस जो कॉन्टिन्यूअसली वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करती है उसको हम आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसको वोल्टेज सोर्स बोलते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, डायरेक्ट वोल्टेज सोर्सेज, अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्सेज. डायरेक्ट वोल्टेज सोर्सेज आर डिवाइस व्हिच प्रोड्यूस अ डायरेक्ट वोल्टेज आउटपुट कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स. वो हमारे पास डिवाइसेस जो प्रोड्यूस करती हैं डायरेक्ट वोल्टेज आउटपुट उनको डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स बोलते हैं. कॉमन एग्जांपल आर सेल्स एंड डीसी जनरेटर. एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें से हमारे पास आ जाती हैं is that it maintains the same polarity of the output voltage. Positive and negative terminal remain the same. When load resistance is connected across such a source, current flow from positive terminal to negative terminal via the load. This is called a direct current source because it has just one direction. The current has one direction at the source terminal, maintain the same polarity of output voltage. The opposition to load current inside the DC source is known as internal resistance. When a circuit of DC source is generated EMF EG in series with the internal resistance of the source. Voltage source, any device that produces a voltage output continuously is known as voltage source. There are two types of voltage source, namely direct voltage source and alternative voltage source. Direct voltage source, a device which produces direct voltage output continuously, is called a direct voltage source. Common example are cell and DC generator. An important characteristic of DC voltage voltage source is that it maintains the same polarity of output voltage. Positive and negative terminal remain the same. When a load resistance is connected across the source, current flow from positive terminal to negative terminals by the load. This is called a direct current because it has just one direction. The current has one direction as the source maintains the same polarity of output voltage. The opposition to load current inside the DC source is known as internal resistance. The equivalent circuit of DC source is the generated EMF EG in series with the internal resistance of the source. It is clear that EG parallel to RL. EG parallel to RL. Load current हमारे पास I is equals to EG over RL plus RI. Terminal voltage V is equals to EG minus IRI or IRL. Alternative voltage source. A device which produces alternative voltage source continuously is known as alternated voltage source. An important characteristic of alternating voltage source is that it periodically reverse the polarity of output voltage. सोर्स के क्या होते हैं कि वो रिवर्स करती है पोलरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज. व्हेन द लोड इंपेडेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस सच अ सोर्स, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट दैट periodically reverse its direction. This is called an alternating current. The opposition to load current inside the EC source is called internal resistance. The equivalent circuit of an AC source is the generated EMF EG in series with the internal impedance of the source.
load current Eg over GL plus GI, terminal voltage V is equals to Eg minus IGI, constant voltage source. A voltage source which has very low internal impedance as compared with the external load impedance, वो voltage source जिसकी internal impedance low होती है as compared to external voltage source, उसको constant voltage source बोलते हैं. In such cases, the output voltage nearly remain the same when load current changes. इन केसेस में ये होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होती है ना वो सेम होती है, जब लोड करंट अगर चेंज भी हो लेकिन आउटपुट वोल्टेज सेम होती है. It is a DC source of 6 volt with internal resistance Ri is 0.05 if the load current varies over wide range of 1 to 10 ampere and the internal drop across Ri is less than 0.05 volt. Therefore, the voltage output of the source is between 5.995 to 5.95. This can be considered constant voltage as compared with the wide variety in the load current. Show the graph for the constant voltage source. It may be seen that the output voltage remain constant in spite of the change in the load current. Thus, as the load current changes from 0 to 10 ampere, the output voltage essentially remain the same. A constant voltage source is represented by in figure 1.11. अब फर्स्ट एग्जांपल हम इसकी सॉल्व करेंगे. A lead acid battery fitted in a trunk developed 24 volt and has internal resistance of 0.01 ohm. It is used to supply the current to headlight if the total load is equal to the 100 volt. Find the voltage drop in internal resistance, terminal voltage. Generated voltage हमारे पास 24 volt है, internal resistance 0.01 है, power supply 100 volt है. अब हमने I be the load current find करना है. P is equals to Eg into I. Eg is generated voltage into current. I हमने फाइंड करना है. सबसे पहले हमने इक्वेशन को अरेंज करना है. I is equals to P by Eg. P 100 over 24 है, 4.17. Voltage drop in Ri, IRI 4.17 into 0.01. Terminal voltage V is equals to Eg minus IRI. 24 minus 0.0417. 23.96. It is clear from the above example कि जब internal resistance source की small होगी तो voltage drop in internal resistance is very small. कि internal अगर resistance small है तो voltage drop internal resistance की small होंगी. Therefore, the terminal voltage substantially remain constant and the source behave as a voltage source irrespective of the load current varies. Constant current source. A voltage source. Constant voltage source. A voltage source that has very high internal impedance as compared to the external load impedance is considered as constant current source. In such a case, the load current nearly the same when the output voltage changes. Illustrate a constant current source. It is the DC source of 1000 volt with internal resistance Ra is 900 kilo ohm. Here the load RL varies over 3:1 range from 50k to 150k. Over this variation of the load RL, the circuit current I essentially constant at 1.0 to 0.95. It may be noted that the output voltage varies approximately in the same 3:1 range as RL, although the load current essentially remain constant at 1 milliampere. The beautiful example of constant current source is found in vacuum tube circuit where the tube acts as a generator having internal resistance as high as 1 mega ohm. Show the graph of a constant current source. It is clear that current remain constant even when the output voltage changes substantially. The following point may be noted regarding the constant current source. Due to the high internal resistance of the source, the load current remain essentially constant as the load RL is varies. The output voltage varies approximately in the same range as RL, although the current remain constant is much less than the generated voltage because of high IRI drop. Show the symbol of the following constant current source. Resistance in case of DC source I is equals to Eg over RL plus Ri. Ri is greater than RL. I is equals to Eg by Ri. Example, a DC source generating 500 volt has an internal resistance of 1000 ohm. Find the load current if load resistance is 10 ohm, 50 ohm, 100 ohm.
Generated voltage VG is equals to 500 volt. Internal resistance 1000 ohm. RL is 10 ohm. Load current जब हमने find करना है तो I is equals to EG by RL plus RI. 10 plus 1000. RL is 50 ohm. I is equals to 500 over 50 plus 1000. RL is 100. A load current is 500 over 100 plus 1000. It is clear from the above example that load current is essentially Thevenin theorem. Sometimes it is desirable to find a particular branch current in a circuit as the resistance of that branch is varied, while all other resistance and voltage sources remain the constant. For instance, in the circuit, it may be desired to find the current through RL for 5 value of RL circuit, assuming that R1, R2, R3 and E remain constant. In such situation, the solution can be obtained readily by applying Thevenin theorem. Any two-terminal network containing a number of EMF sources and resistance can be replaced by an equivalent series circuit having a voltage source in series with the resistance R0. E0 is the open circuited voltage source between two terminals. Resistance between the two terminals of the circuit obtained by looking in and at the terminal with the load removed and voltage source replaced by the internal resistance. To understand the use of this theorem, consider the two-circuit terminal circuit. This circuit enclosed in the dotted box can be replaced by one voltage E0 in series with the resistance R0. The behavior at the terminal AB and A'(B' is same as the two circuits independent of the value of the RL and connected across the terminal. This is the voltage between the terminal A and B of the circuit when load RL is removed. Show the circuit with load removed. The voltage drop across R2 is the desired voltage. E over R1 R plus R2. Voltage across R2 E0 is equals to E over R1 plus R2 into R2. सबसे पहले हम लोगों ने थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है. थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे. वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने के बाद R1, R2, R3 का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है. फाइंडिंग R0, दिस इज रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B विद लोड रिमूव एंड EMF रिड्यूस टू 0. EMF रिड्यूस हो जाएगी 0 को और लोड जो है हम रिमूव कर देंगे. Parallel combination of R1 and R2 in series with the R3, R1 into R1 over R1 plus R2. ये पैरेलल कम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा R1 और R2 का और सीरीज में R3 आ जाएगी. Thus the value of R0 is determined. Once the value of R0, E0 and R0 is determined, the current through the load resistance can be found out easily. Open the two terminal between which you want to find the Thevenin equivalent circuit. Find the open circuit voltage between the two terminals. It is Thevenin voltage. Determine the resistance between the two open circuited terminals with all ideal voltage source shorted and all ideal current source open. A non-ideal source is replaced by internal resistance. It is called Thevenin resistance. Connect E0 and R0 in series to produce Thevenin equivalent circuit between the two terminals under consideration. As the load resistor removed in step 1 across the terminal of Thevenin equivalent circuit, the load current can now be calculated using only Ohm's law, and it has the same value as the load current in the original circuit. ये हमारे पास Thevenin equivalent circuit की example हमारे पास आएगी. Using a Thevenin theorem, find the current through 100 ohm resistance connected across a terminal A and B. सबसे पहले हम लोगों ने रॉड को रिमूव कर देना है, इसको शॉर्ट कर देना है. It is a voltage source across terminal A, 100 ohm, and the resistance removed. E0 is current through 8 ampere into 8 ohm. Current through 8 ohm into 8 ohm, 20 volt. हमारे पास E0 20 volt आ जाएगी. जब हम R0 फाइंड करेंगे तो R0 फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B विद 100 ओम रिमूव एंड वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किटेड. हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 10 एंड 20 बोथ आर इन पैरेलल, तो हम लोग सबसे पहले इनका पैरेलल ले लेंगे. प्लस 12 ओम जो है वो सीरीज में है, इसका हम लोगों ने इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना है. देन 8 हमारे पास, फिर जब
10, 20 और 12 ओम का इक्विवेलेंट जो होगा वो 8 ओम के पैरेलल में होगा। उन दोनों का हम लोगों ने पैरेलल फाइंड कर लेना है, इसका इक्विवेलेंट और इसका 8 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे तो 5.6 आ जाएगा। Therefore, the equivalent circuit will be shown as shown in the figure 1.30। ये हमारे पास equivalent circuit फाइंड करके ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें R नॉट हमारे पास 5.6 आ रही है, E 20 वोल्ट आ रही है और 100 हमारे पास लोड है। Now current through load resistance connected across terminal A and B can be found by applying. Now the current through 100 ohm resistance connected across a terminal A and B can be found by applying Ohm's law. Current through 100 ohm E naught over R naught plus RL, 20 हमारे पास E naught आया था। इक्विवेलेंट जो हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड की थी वो 5.6 आई थी और 100 हमारे पास RL था। तो 0.19 एम्पेयर करंट जो है वो पास करेगा 100 ओम रेजिस्टेंस से। फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर फिगर 1.31। The Thevenin voltage E naught is the voltage across terminal A and B. This voltage is equals to the voltage across R3. It is because terminal A and B are open circuited and therefore is no current flow through R2. सबसे पहले हम लोगों ने E naught वोल्टेज अक्रॉस R3, E naught वो वोल्टेज है जो R3 में से R3 के अक्रॉस है। तो R3 के अक्रॉस जब हम वोल्टेज फाइंड करेंगे तो R3 प्लस R1 प्लस R3 इंटू V हमारे पास सोर्स वोल्टेज है 12, तो हमारे पास जो E नॉट आ जाएगा वो 10 वोल्ट आ जाएगा। द थेवेनिन रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस मेजर बिटवीन टर्मिनल A एंड B विद नो लोड। हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो लोड को रिमूव कर देंगे और जो हमारा सोर्स वोल्टेज है उसको हम शॉर्ट कर देंगे। सोर्स वोल्टेज रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। तो हमारे पास जो R1, R3, R2, R2 and R1 and R3 are parallel and R2 are series। So इनका पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन हम फाइंड करेंगे तो 1.5 के हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL। अब इस एग्जांपल में हमने लोड रेजिस्टेंस को फाइंड करना है टू विच मैक्सिमम पावर में बी ट्रांसफर। ताकि हमारे पास मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाए पावर, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम पावर। वी फर्स्ट फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल A एंड B। सबसे पहले हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने जब रेजिस्टेंस 20 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा वोल्टेज इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल A एंड B विद RL रिमूव, RL को रिमूव कर देंगे। जब RL को रिमूव करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले अगर देखें तो 60, 20, 40। अब हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है। सोर्स वोल्टेज 120 वोल्ट है। 12 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड करना है। दीज 40 प्लस 20 और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 20 है, उसके सोर्स वोल्टेज 120 है, तो इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा वो 40 वोल्ट आएगा। रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B विद RL रिमूव एंड 120 वोल्ट सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट। 40 और 20 जो है वो पैरेलल है और 60 ओम जो है वो सीरीज में है, तो 73.33 ओम आ जाएगी। Thus a Thevenin equivalent circuit to the left of terminal A and B, E naught is 40 in series with R naught. When RL connected between terminal A and B, the circuit become as shown. It is clear that maximum power will be transferred when RL is equals to R naught. हमने ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होती है जब हमारी सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल होती है लोड रेजिस्टेंस के। तो मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी जब हमारी RL और R नॉट दोनों 73.33 ओम होंगी। मैक्सिमम पावर टू लोड E नॉट का स्क्वायर ओवर 4RL, इसका ये फार्मूला होता है। मैक्सिमम पावर जो लोड पे हमने फाइंड करनी हो ना तो E नॉट का स्क्वायर ओवर 4RL।
तो इसमें हम ई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, आर एल पुट कर देंगे तो 5.45 वोट आ जाएगा. दिस शोज अनदर एडवांटेज ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ नेटवर्क. वंस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर is calculated, it shows at a glance the condition for maximum power transfer. Yet Thevenin equivalent circuit convey another information. Thus, referring to the figure, the maximum voltage that can be appear across terminal A and B is 40. This is not obvious from the original circuit.